हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई सभी सरकारी कर्मचारियों और आप जैसे लोग जो आगे जाके सरकारी अफसर बनने वाले हैं, आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। तो भाई ये वेतन आयोग क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस तरह से जीवन को परिवर्तित करता है, इसके बारे में आपको मैं अगले 5 से 10 मिनट में केवल समझा दूंगा। और इसका जो है, एक तो कर्मचारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर यह भी देखा जाए कि भाई इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा P2I फाउंडेशन बैच जो है ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे से 8 बजे वाला बैच है। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 2026 का बैच 28,999 में और 2027 का बैच 34,999 में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो कंप्लीट ऑफरिंग आपको हम देते थे उसमें 2 नए एडिशन इस बार हमने किए गए हैं। बड़ा स्पेशल बैच है ये। तो इसमें क्या है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी दी गई सारी फीस जो है फुली रिफंड कर दी जाएगी। आपसे कोई फीस नहीं होगी एक तरह से। और आप जो है हर महीने जो हमारा मासिक टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, उसमें जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। यह स्कीम हम पहले चलाते थे जिसमें लगातार 2 बार जो है हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी जो है वो फर्स्ट आए और उन्होंने यहां पर पुरस्कार जीते। तो आप सबके पास मौका रहेगा, तैयारी कीजिए, टेस्ट में फर्स्ट आइए और 11,000 रुपए जीतने का हर महीने मौका आपके पास होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए, इन बैचेस से जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार आपको जल्दी से बताता हूं तो आज हुआ क्या कि भारत के जो भाई भारत के रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री हैं, आईटी मंत्री माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव ने आज यहां पर घोषणा करी। अश्विनी वैष्णव साहब ने आज घोषणा कर दी कि कैबिनेट ने क्या कर दिया है, 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है 8वें वेतन आयोग को। अब यहां पर एक बार यह बात समझ लीजिए कि वेतन आयोग होता क्या है। देखिए, वेतन आयोग जो है उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है और वेतन आयोग जो है कोई कानूनी बॉडी भी नहीं है। यानी कि यह ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। दोनों का मतलब आप जानते हो, संवैधानिक बॉडी मतलब वो होती है जिसका संविधान में जिक्र हो, और विधिक बॉडी या सांविधिक बॉडी वो होती है जो संसद द्वारा कानून से बनाई जाए। तो ये वेतन आयोग जो है ना संवैधानिक है ना ही विधिक है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है, सरकार नियुक्त करती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। यानी कि कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी, बस इतना काफी है। इसके बाद जो है इसको संसद में नहीं रखा जाएगा या इस पे किसी और की अनुमति नहीं चाहिए। कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी, इतना काफी है, इतने से वेतन आयोग बन सकता है। ठीक है। आप तो वेतन आयोग जो होता है ये एक सलाहकारी बॉडी होती है। ये एक सलाहकारी बॉडी है, एक सलाहकारी संस्था है। यह क्या करती है, सरकारी कर्मचारियां, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं खास तौर पे केंद्र सरकार के, उनके वेतन को रिवाइज करने की सलाह देती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण करती है और सलाह देती है कि भाई नया वेतन क्या होना चाहिए। नए वेतन की सलाह यह आमतौर पे देती है। अब यहां पर मैं बार बार सलाह शब्द प्रयोग कर रहा हूं। सलाह शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनकी सलाह जो है सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार चाहे तो इनकी बात माने और चाहे तो इनकी बात ना माने। ठीक है, इनकी कोई भी सलाह सरकार पे बाध्यकारी नहीं है। ये सरकार को सलाह देंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि आमतौर पे वेतन आयोग जो है वो सरकार के साथ मिलजुल के काम करता है, तो इनकी सलाह जो होती है वो सरकार की सहमति से ही दी जाती है। तो सरकार आमतौर पे उसको मान लेती है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वेतन आयोग जो है वो जो सलाह देगा वो सरकार को माननी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो वेतन आयोग की कुछ सलाह मान के कुछ को छोड़ सकता है। सरकार अगर चाहे तो वेतन आयोग की सारी सलाह छोड़ सकती है कि हम एक भी सलाह नहीं मानेंगे। यह सब सरकार कर सकती है। वेतन आयोग पूरी तरह से केवल सरकार को सलाह देता है और कुछ नहीं करता। यह बात याद रखिएगा। ठीक है। तो वेतन आयोग जो होता है आमतौर पे
देखिए इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पे हर 10 वर्षों में बनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भाई हर 10 वर्षों में यह बनाया जाता है, यह माना जाता है कि हर 10 वर्षों में, यार देखो एक चीज तो होती है महंगाई, कि यार आप जो है महंगाई के हिसाब से अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हो, लेकिन जीवन में सिर्फ महंगाई ही इकलौता मुद्दा नहीं होती। कि अगर आपके कर्मचारियों का वेतन महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है, तब तो एक तरह से उनका जो आर्थिक स्तर है वो वैसा ही रह जाएगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिटमेंट, अंग्रेजी में एक शब्द होता है फिटमेंट, कि आप क्या चाहते हो, आपके कर्मचारी जो हैं उनका एक सामाजिक विकास भी हो, वो जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं उस सामाजिक वर्ग से वो वर्ग में वो ऊपर जाएं, और सामाजिक विकास जो है वो आर्थिक माध्यमों से हो, तो ये एक सामाजिक वर्ग में वो ऊपर जाएं। तो ये फिटमेंट यानी कि आप जो है पिछले 10 वर्षों में, पिछले दशक की तुलना में इस दशक में आपको जो है कितना वेतन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसके हिसाब से एक फिटमेंट की जो अनुशंसा ये आमतौर पे करते हैं। 7वां वेतन आयोग, जो पिछला वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग जो था वो 2014 में बना था, ठीक है, और उसकी अनुशंसाएं जो हैं वो 2016 से लागू हुई थी, ठीक है। तो आमतौर पे एक वेतन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 10 वर्ष का होता है। तो चूंकि 7वें वेतन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं वो 2016 से लागू हुई थी, तो यह माना जा रहा था कि यार 2026 तक उसको माना जा सकता है कि वो वैलिड थी। और अब क्योंकि हम 2025 में आ गए हैं, तो नए वेतन आयोग को अपना काम करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, नई अनुशंसाएं देने के लिए साल भर लग जाएगा। इसलिए 2025 में सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि यार हम एक नया वेतन आयोग अब बनाएंगे, एक नए वेतन आयोग का गठन करेंगे। अभी इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके सदस्य कौन होंगे, इसकी घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं करी है। सरकार ने कहा है कि इसकी घोषणा जो है आने वाले समय में जल्दी ही करी जाएगी कि इसके सदस्य कौन होंगे और इसके अध्यक्ष वगैरह कौन बनेंगे। तो इस वेतन आयोग से करीब करीब 49 लाख जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, जो 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। और साथ के साथ करीब 65 लाख पेंशनर, क्योंकि यह भी याद रखिए कि भाई केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता, जो तनख्वाह बढ़ती है वो पेंशनर की भी बढ़ती है। जो आदमी रिटायर हो चुका है, पेंशन ले रहा है, वेतन आयोग उसके लिए भी लागू होता है। तो करीब 65 लाख जो पेंशनर हैं उनके लिए भी एक बड़ा फायदा वेतन आयोग लेकर आ सकता है, ठीक है। तो 49 लाख सरकारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर, यानी कि कितने हो गए, करीब करीब 1 करोड़ 14 लाख हो गए। पर नंबर खाली यहीं पे नहीं रुकता बेटा, क्योंकि ये तो केवल केंद्रीय कर्मचारी हैं। अब देखिए राज्य सरकार भी जो होती है उनके भी बड़े सारे कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, राज्य सरकारों के भी पेंशनर हैं। हालांकि राज्य सरकारें बाध्य नहीं होती कि वो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को माने, लेकिन भारत में एक परंपरा रही है कि केंद्रीय वेतन आयोग जो भी अनुशंसाएं देता है आमतौर पर राज्य भी उसको एज इट इज लागू कर देते हैं। तो यानी कि आमतौर पे कुछ समय बाद करते हैं, लेकिन राज्य भी कर देते हैं। जैसे 2000 मान लीजिए 2026 आते आते केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आ जाएंगी और ये मान लेते हैं कि 2026 से वो लागू हो जाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि 2027 आते आते लगभग सभी राज्य भी इन सिफारिशों को लागू कर चुके होंगे। तो जो वास्तविक नंबर जिन लोगों को आर्थिक फायदा इस वेतन आयोग की सिफारिश से हो सकता है, वो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो 7वां जो वेतन आयोग आया था उसका मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो 7वें वेतन आयोग ने क्या किया था, जो बेसिक, जो सबसे कम न्यूनतम बेसिक आय है सरकारी नौकरी में, जो न्यूनतम बेसिक आय है, जो न्यूनतम आपकी मूल आय होती है, उसको 7,000 रुपए से बढ़ाकर, पहले 7,000 रुपए हुआ करती थी, 7,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 17,990 रुपए कर दिया था, ठीक है। यानी कि करीब करीब 2.5 गुना से कुछ ज्यादा, 2.57 इसका फिटमेंट रेशो था कि न्यूनतम आय जो है वो 2.57 गुना जो है इन्होंने कर दी थी, ठीक है, 2.57 गुना कर दी थी। तो अब जो है नए वेतन आयोग को लेकर अपेक्षा यह है कि वो इस संख्या में और ज्यादा सुधार करेगा। देखिए
कर्मचारियों के जो यूनियंस हैं, जो देश में कर्मचारियों के समूह बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग क्या है कि बढ़ती महंगाई के कारण इस बार 2.86 का फिटमेंट रेशो रखा जाए। फिटमेंट रेशो, फिटमेंट अनुपात का मतलब क्या है कि मिनिमम आय को इतना बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली अधिकतम आय इस रेशो में नहीं बढ़ेगी, अधिकतम आय थोड़ी कम कम बढ़ती है क्योंकि, लेकिन मिनिमम आय को इतना बढ़ाया जाए। और आपको फर्क बता दूं, देखिए इसका मतलब यह है अगर 2.86 का फिटमेंट रेशियो रखा जाता है, जो कि थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है इस बार, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कारण, तो इसका मतलब यह है कि जो बेसिक आय है वो 17,990 रुपए से बढ़ के न्यूनतम बेसिक आय है ये, यानी कि सरकारी नौकरी में एंट्री लेवल जो सबसे नीची पोस्ट है, आपके चतुर्थ श्रेणी व्यक्ति की सबसे निचली पोस्ट है, उस पर एंट्री लेवल तनख्वाह जो है वो 17,990 से बढ़कर 51,451 रुपए हो जाएगी प्रति माह। तो ये अंक जो है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तनख्वाह के लिए मेरे को थोड़ा सा अधिक लग रहा है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है भाई, आप लोग नाराज मत होइएगा। तो लेकिन खैर ये मांग है, कोई जरूरी नहीं है कि इस मांग को माना जाए, मांग तो व्यक्ति को बड़ी ही करनी चाहिए। तो ये मांग जो है 2.86 के फिटमेंट रेशो की मांग जो है ये कई सारी यूनियंस कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इसको लेकर क्या निर्णय आपका वेतन आयोग लेता है। वेतन आयोग की घोषणा होगी, निश्चित तौर पर तनख्वाह बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी बढ़ेगी, किसकी कैसे बढ़ेगी, कौन से स्केल को कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए कुछ चीजें तो निश्चित तौर पे ये बात सही है कि कई सारी नौकरियां भारत में ऐसी हैं जिनका जो वेतन है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की तुलना में सही नहीं है। ये बात सही है। जैसे एक बार मैं पढ़ रहा था कि एसबीआई का जो चेयरमैन है उसने एक बार बताया कि यार उसका वेतन जो है वो 3-3.5 लाख रुपए कुछ ऐसा बताया था, 2.5 लाख या 3 लाख रुपए। यार जो आदमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, यार उसका वेतन 3 लाख रुपए होना प्रति माह होना तो कहीं से भी सूटेबल नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बैंक जो हैं उनमें आमतौर पे जो व्यक्ति चेयरमैन जैसे पद तक पहुंचता है उसका वेतन करोड़ों में होता है। तो कई बार क्या होता है, बेस्ट टैलेंट जो है, सबसे अच्छा टैलेंट जो है वो सरकारी नौकरियों में नहीं आता, इस कारण से क्योंकि वेतन बहुत कम है। तो इस कारण से वेतन में एक पारिटी लानी जरूरी है, एक साम्यता लानी जरूरी है। पर यह बात भी सही है कि आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है, वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस में भी कई बार पढ़ाया है कि जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं आमतौर पे करोड़ों लोगों की तनख्वाह बढ़ जाती है देश में। और करोड़ों लोगों की तनख्वाह बढ़ने के कारण देश में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। यह बात सही है कि नहीं है? मुद्रा का प्रवाह बढ़ने के दो प्रभाव होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा प्रभाव यह होता है कि भाई आपकी आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि दर जो है उसमें आपको क्लियर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और बुरा प्रभाव यह है कि आपको जैसे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है वैसे ही आपकी मुद्रास्फीति भी निश्चित तौर पर बढ़ती है। ये दोनों प्रभाव हमको हर बार हमने देखा है कि जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं तब हमने देखा है कि यार ये जो है इस प्रकार का परिवर्तन हमको हमेशा देखने को मिला है मुद्रास्फीति की दर में भी। अब यार ये बात सही है कि इससे जो है एक बड़ी चीज जिसको सरकार को सोचना पड़ता है वो ये है कि सरकारी खजाने पर बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सरकार को यह देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने जो आपको बजटरी सेक्शंस पढ़ाए थे, बजट के भिन्न भिन्न हिस्से पढ़ाए थे, यह सरकार का राजस्व खर्चा है, पूंजीगत खर्चा नहीं है। और कोई भी सरकार यह चाहती है कि अपने राजस्व खर्चे को, अपने राजस्व घाटे को न्यूनतम रखा जाए। तो अगर वेतन आयोग बहुत बड़ी अनुशंसाएं करता है तो उससे सरकार के खजाने पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और सरकार को राजस्व घाटे की समस्या देखने को आ सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजकोषीय घाटे को कम करने का सरकार का एक टारगेट है कि भाई हम 4.5% के नीचे उसको रखेंगे, तो वो टारगेट भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो ये देखते हैं, अभी तो भाई बहुत टाइम है, वेतन आयोग बनेगा, वो स्टडी करेगा, अलग अलग समूहों से मिलेगा, अलग अलग वर्गों से बातचीत करेगा और उसके बाद वो अपनी अनुशंसाएं देगा। लेकिन इस पर नजर रहेगी और निश्चित तौर पे ये तो आप मान के चलिए कि तनख्वाह बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितनी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जब जैसे जैसे होगा आपको बताता रहूंगा।
तो भाई अगर आप 2026 या 27 में यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो एजे लाइव कोड लगा के 2026 का बैच 28,999 में और 2027 का बैच आप 34,999 में प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए इन बैचेस में आपको अब एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल रही हैं। आपको अगर प्री क्वालिफाई करने पर आपको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और अगर आप जो है हमारे मासिक टेस्ट जो होता है उसमें फर्स्ट आते हैं तो आपको 11,000 रुपए का पुरस्कार हर महीने मिलेगा। ठीक है, बाकी जो सुविधाएं थी आपको पता ही है, वो सारी सुविधाएं वैसी की वैसी हैं। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक समग्र तैयारी आपको ये बैचेस कराएंगे। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।